दोस्तों नमस्कार, मैं परशुराम कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी असिस्टेंट ग्रेड एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया था। आज हमारे पास 10 प्रश्न हैं और ये भी जो प्रश्न है ना वो एरर की तरह ही दिया गया है, लेकिन इसमें जो है ABCD आपका ऑप्शन हटा दिया है और ये कह रहा है कि रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जितने भी सेंटेंस दिए हैं इसको क्या कहता है कि फिर से लिखिए आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी करेक्शन, है ना। जो गलत है उसको सुधार करके जो है इसको जो है फिर से आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो समझिए इसको, है ना। अब इसको समझिए कि क्या हो सकता है, इसको हम किस तरह से इसको करेक्शंस कर सकते हैं। तो करेक्शंस करने के लिए इसमें कोई टफेस्ट वर्ड तो दिया नहीं, इसलिए मैं वर्ड मीनिंग की ओर नहीं चलूँगा, मैं डायरेक्ट जो है इसके सोल्यूशन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। तो देखिएगा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 86 का क्या है, क्या होगा। सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला क्या किया है इसने, यहाँ लिखा है आई डिड नॉट नो डैट देयर इज़ एन एग्ज़ाम टुडे। तो देखिए डिड नॉट यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, डिड नॉट लिखा है। तो याद रखिएगा कि डू डैश डिड के बाद V1 का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर V1 का इसने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही है। उसके बाद डैट भी लिखा है, वो भी सही है। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर शुरू वाला सेंटेंस है तो दूसरा सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, ये पास्ट में चला जाता है। अब लेकिन अब पास्ट में यदि ये नहीं जा रहा है तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर टुडे लिखा है, जिसके चलते ये झमेला है। तो ये टुडे जब लिखा हुआ है तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये जो है पास्ट में ना होकर के जो है प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ टुडे के चलते यहाँ डिड नॉट है, ये हट जाएगा और यहाँ पर जब आप करेक्शन करेंगे तो हो जाएगा आई डोंट नो डैट, ठीक है, आई डोंट नो डैट देयर इज़ एन एग्ज़ाम टुडे, देयर इज एन एग्ज़ाम टुडे। ये हो सकता है। इसको आप चाहें तो अगर पास्ट में भी रखेंगे तब भी सही हो सकता है। तो अगर पास्ट में आपने अगर इसको रखा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं आई डिडंट नो हो जाएगा, ये तो सही आपने किया। अब यहाँ पर हम डैट लिख देंगे और ये देयर इज है, ये हो जाएगा देयर वाज, है ना, देयर वाज हो जाएगा। और एन एग्ज़ाम है तो एन एग्ज़ाम रह जाएगा। और टुडे जो है ना बाबू, ये जब नरेशन में चेंज होता है तो ये बदल जाता है डैट डे में। तो अगर आपको नरेशन आता होगा तो ये चीज़ आपको पता होगा, अगर पास्ट में लिखेंगे तो ये वाला सही होगा और अगर आपने प्रेजेंट में लिखा है तो ये वाला करेक्शन करना, क्योंकि डैट डे रहने पर भाग जो है पास्ट टेंस में होता है। तो देखिए इसको जो है आप दो तरीके से जो है इसको जो है आप सही कर सकते हैं। सिर्फ दो ही तरीका है जिसके द्वारा जो है ये सही होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि टुडे रहने पर भाग प्रेजेंट टेंस में होता है और डैट डे रहने पर भाग जो है पास्ट टेंस में होता है। ये सब पॉइंट जो याद रखना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि भाग में स्टार्डे, लास्ट, डैट डे अगर ये सब लिखा हुआ रहता है ना तो सेंटेंस जो है पास्ट में होता है। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 86 आपको जो है समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 87 भी ज़्यादा टफेस्ट बन नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है और आप इजीली जो है इसको सोल्व कर लेंगे। कहता है माई ब्रदर इज़ नॉट यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग। याद रखिएगा दूसरा 87 का पॉइंट है, कहता है कि अगर इज रहे, एम रहे, आर रहे, है ना, और इसके साथ साथ बाज रहे और बेयर रहे, ठीक है, इज एम आर बाज बेयर रहे और इसके बाद जो है यूज्ड टू का इस्तेमाल हुआ हो, क्या चीज़ का इस्तेमाल हुआ हो, यूज्ड टू का। तो ध्यान दीजिएगा अगर जनरली नियम है कि यूज्ड टू है ना बाबू, इसके बाद V1 का इस्तेमाल होता है, यूज्ड टू के बाद V1 का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर यूज्ड टू के पहले अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ रहेगा तो इसके बाद आने वाले क्रिया में ING का इस्तेमाल होता है ना। मेरा कहने का मतलब है कि V4 का इस्तेमाल होता है। तो देखिएगा यहाँ लिखा है मैं ब्रदर इज़ नॉट यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग, यानी जब इसको आप सही करेंगे तो ये हो जाएगा माई ब्रदर इज नॉट यूज्ड टू। अब देखिए यहाँ गेट लिखा है ना, तो अभी मैंने बताया यूज टू के पहले देखिए यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो गेट हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, गेटिंग अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये जो है बिल्कुल जो है आपका भाग जो है सही हो गया।
तो मैं समझता हूँ कि 87 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 भी ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। मैंने आपको बार बार मैंने बताया है कि अगर सजीव रहे, क्या चीज रहे, तो सजीव अगर आता है तो सजीव के बाद जो है या तो हु का प्रयोग होगा या तो डैट का प्रयोग होता है। और अगर निर्जीव कोई चीज़ रहता है ना, तो इसके साथ आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, या तो भीच होता है या तो डैट होता है। यानी डैट जो है कॉमन है, डैट जो है सजीव के साथ भी हो सकता है और निर्जीव के साथ भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए लिखा है द बॉय। अब देखिए बॉय आप समझ गए होंगे कि ये सजीव है ना, बॉय क्या है, सजीव है। तो लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के बाद जो है कभी भी भीच का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पर जो भीच है ना, भीच के बदले किस वर्ड का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर या तो हु का इस्तेमाल कर दीजिए या तो डैट का इस्तेमाल कर दीजिए, बात सही हो जाएगा। यानी दो तरह से सेंटेंस सही होगा। पहला हो जाएगा कि द बॉय हु वाज लेजी, हु वाज लेजी वाज पनिश्ड, वाज पनिश्ड, है ना। जो लड़का आलसी था उसे क्या किया गया, दंडित किया गया। तो पहला ये भी सही हो जाएगा। दूसरा आप चाहें तो डैट के द्वारा भी लिख सकते हैं कि द बॉय डैट वाज लेजी, है ना, डैट वाज लेजी वाज पनिश्ड। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें जो है समझ में आ गई होगी, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ रहे ना। दूसरा चीज़ ध्यान देना है कि यदि वाक्य में अगर हु लिखा हुआ रहे, डैट लिखा हुआ रहे या भीच लिखा हुआ रहे और इसके बाद जो ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये इसी के अनुसार होता है। यानी बॉय यहाँ पर लिखा हुआ तो बॉय के अनुसार यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है, इसलिए 88 में वो संबंधित इरर नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो इरर किया है वो भीच के स्थान पर होगा। इरर है यहाँ पे, भीच नहीं होना चाहिए। भीच के स्थान पर जो है या तो हु का प्रयोग होगा या तो डैट का प्रयोग होगा। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 88 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। अब देखिए 89 क्या कहता है, इसको समझिए। कहता है कि आई टोल्ड हिम आई एम गोइंग टू द पार्टी। अब देखिए गलती कहाँ पर किया है, यहाँ पर देखिएगा मैंने आपको बताया था कि पहला सेंटेंस क्या चीज़ में है, पास्ट में है। तो जब पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इसको कर देंगे तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम, ठीक है, आई टोल्ड हिम होगा, ये तो सबसे पहले होगा। उसके बाद हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू द पार्टी। आई वाज क्योंकि एम है तो एम को पास्ट में ले जाते हैं तो बाज हो जाता है, तो हो जाएगा आई वाज गोइंग टू द पार्टी हो जाएगा और अंत में हो जाएगा फुल स्टॉप। तो बस सिंपल सा चीज़ था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। आई दूसरा अगर आप चाहें तो एक ढंग से और भी सही कर सकते हैं। आई टोल्ड हिम, दूसरा नरेशन वाला जो नियम आपको पता है कि ये जो चिन्ह रहता है उसके बदले डैट का भी प्रयोग होता है। तो डैट लगाएंगे तब भी सही है और डैट अगर नहीं लगाएंगे तब भी सही है। यानी अगर आपने ये लिखा है तब भी आपका सही चला जाएगा। और दूसरा नरेशन के नियम पर आपको पता होगा कि आई टोल्ड हिम डैट हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू द पार्टी, गोइंग टू द पार्टी। ये भी आपका सही है, दोनों सही है ना। आप चाहें तो डैट का इस्तेमाल कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, गलत नहीं। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो ट्रेडिशनल टीचर हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर डैट का प्रयोग होगा। तो चलिए उनकी भी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन जब अच्छे जब ऊपर जाएंगे, आप हाई लेवल में पढ़ेंगे, जब अच्छे राइटर्स का बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो है डैट को हटाया भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 89 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। अब देखिए 90 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 90 क्या कहता है कि द चिल्ड्रन वेटेड पेशेंटली व्हाइल द टीचर वाज स्पीकिंग टू द पेरेंट्स। देखिएगा, याद रखिएगा कि जब भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में दो काम एक साथ चल रहा हो, देखिए इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, खास करके जो हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं उनके लिए, है ना। अंग्रेजी वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसलेशन सेक्शन, आपको अंग्रेजी आएगा तो देखिए मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं ना, वो ग्रामर सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि ग्रामर को कम फोकस कीजिए और ट्रांसलेशन सेक्शन पर फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन सेक्शन आपका मजबूत होता है तो ग्रामर आपके पास ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा, उससे आप पैसेज इजली बना लेंगे। तीसरा, उससे आप फिलर्स इजली बना लेंगे। तो ज़्यादातर को जो मार्केट का जो बिज़नेस है ना, जो जितने भी टीचर्स जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, वो कॉमन एरर को लेकर कर रहे हैं। तो भाई
कॉमन एरर से सिर्फ काम चलने वाला नहीं है, है ना। कॉमन एरर के साथ साथ आप जो है ट्रांसलेशन सेक्शन पर भी ध्यान दीजिए, तब आपको बहुत अच्छा आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, कह रहा है कि यदि पास्ट टेंस हो और दो एक्शन हो और दोनों जारी हो, यानी पास्ट टेंस में दो एक्शन हो और दोनों चल रहा हो, तो उस स्थिति में दोनों तरफ वाला जो वाक्य होता है ना, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कहता है द चिल्ड्रन, देखिए यहाँ जो बेटेड लिखा है ये गलती है ना, क्योंकि इधर देखिए करा कि द टीचर वॉज स्पीकिंग टू द पेरेंट्स, है ना। कहता है द चिल्ड्रन वेयर वेटिंग पेशेंटली, बच्चे जो है दृढ़तापूर्वक जो है क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, जबकि द टीचर वॉज स्पीकिंग टू द पेरेंट्स, जबकि शिक्षक जो थे क्या कर रहे थे, उनके माता पिता से बात कर रहे थे। तो यहाँ वेटेड के स्थान पर अगर हम लिख देते हैं बेयर वेटिंग कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, जैसे लिखते हैं द चिल्ड्रेन बेयर वेटिंग, WAITING, वेटिंग पेशेंटली, PATIENTLY, पेशेंटली, वाइल, है ना, द टीचर, ठीक है, द टीचर वॉज स्पीकिंग टू द पेरेंट्स। तो देखिए ये समझ में आ रही बात ना, यहाँ बेयर वेटिंग होगा। और यहाँ पर देखिए द टीचर है तो टीचर सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वाज का इस्तेमाल क्या है वो भी सही है। और मैंने बताया देखिए ये ING लगा हुआ है, तो देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि इज MR प्लस ING ये इंडिकेट करता है कि बोलने के वक्त काम जारी है। ये पास्ट में बता रहा है कि बोलने के वक्त जो है काम क्या था, जारी था। तो याद रखेंगे यदि दो काम भूतकाल में हो और दोनों चल रहा हो, तो उस स्थिति में दोनों जो वाक्य होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। 91 आप समझेंगे क्या लिखा है, ये भी ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 जो है कह रहा है कि द मोर क्लियरली पीपल राइट इट इज़ ईजी फॉर अदर पीपल टू रीड। देखिएगा क्या गलती किया है, समझिएगा कि मैंने बार बार बताया है कि दो चीज़ों में लगातार अगर वृद्धि हो या ह्रास हो, है ना, अगर दो चीज़ों में लगातार वृद्धि या ह्रास दर्शाने के लिए ना द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दोनों क्लॉज में होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए यहाँ पे कि यदि दो सेंटेंस हो और दोनों जो है कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हुआ हो, तो अगर द प्लस CD इस साइड हो, द प्लस CD प्लस सेंटेंस हो, तो दूसरा भी जो वाक्य होता है ना बाबू, वो भी द प्लस CD प्लस सेंटेंस से ही चालू होता है। अब देखिएगा तो यहाँ लिखा है द मोर क्लियरली पीपल राइट, ये एकदम बिल्कुल सही है। और यहाँ इट इज ईजी लिखा है, यही गलत है। इसको जो है चेंज करना होगा आपको, और इसको चेंज कैसे में करना होगा, ईजियर में चेंज करना होगा, तब जाकर के वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हम इसको चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि द मोर क्लियरली, ठीक है, पीपल, द मोर क्लियरली पीपल राइट, ठीक है। अब यहाँ करेंगे द easier for other people to read। ये देखिए बिल्कुल सही हो गया। तो समझ में आ रहा है कि द प्लस CD के बाद अगर कोई सेंटेंस हो तो दूसरा सेंटेंस भी द प्लस CD प्लस सेंटेंस से ही चालू होता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी, और मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए ये कभी कभी देता है इस तरह का, लेकिन जनरली जो है एरर ही देता है, एक सर्च करने के लिए देता है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा चेंज किया है, और इसने क्या कहा है कि सेंटेंस को करेक्शंस करके फिर से लिखना है। तो देखिए बार बार इसको देखिए, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। और ग्रामर सेक्शंस पर जो ध्यान दे रहे हैं बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रांसलेशन सेक्शन पर भी फोकस कीजिए, खास करके हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि हिंदी भाषा के विद्यार्थी के लिए ट्रांसलेशन जो है रामबाण साबित होगा, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 92 आपका क्या कहता है, इसको आप समझेंगे। इसमें लिखा है नाइदर फूड नॉर वाटर वेयर अवेलेबल इन द होटल। देखिए मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि 5 चीज़ पर ध्यान देंगे। पहला क्या है, पहला जो है और है, दूसरा है नॉर है, तीसरा जो है आइदर है। आइदर के साथ आपको पता होगा आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ क्या लगता है, तो नाइदर के साथ जो है नॉर का इस्तेमाल होता है।
और अगर नॉट ओनली लिखा हुआ है तो इसके साथ जो है बट आल्सो का इस्तेमाल होता है। समझा रही बात। अब देखिए मैंने बताया था कि इसको कौन सा रूल बोलते हैं बाबू, तो इसको हम बोलते हैं पांडव रूल, और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर वर्ब लिखा हुआ रहेगा, है ना, जहाँ पर वर्ब लिखा हुआ रहेगा तो वर्ब के नज़दीक जो भी नाउन या प्रोनाउन रहे, है ना, इसी के अनुसार सोचना है। यानी ये जो यहाँ पर जो नाउन प्रोनाउन है इसी के अनुसार जो है वर्ब का इस्तेमाल। मेरा कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर बेयर लिखा है, लेकिन बेयर के पहले देखेंगे कि कौन सा नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो देखेंगे बेयर के पहले जो नाउन इस्तेमाल हुआ वो क्या है, वाटर है। तो जब वाटर है तो वाटर के साथ आपको याद रखना है कि हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। और बेयर जो है प्लूरल वर्ब है, इसको मैंने बार बार बताया कि इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका सिंगुलर जो है वाज होगा, है ना। मैंने बार बार बता रहा हूँ, इस पर आप ध्यान देंगे। अगर ईज है तो ईज है सिंगुलर, ईज का प्लूरल क्या होता है, आर होता है। बाज है सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होता है, तो बेयर होता है। हैज है सिंगुलर, तो इसका प्लूरल क्या होता है, तो हैव होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको समझना है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, समस्याएं, गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले क्लासेस में भी मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूँ। तो इसको अगर आप सही करेंगे तो यहाँ वेयर के स्थान पर बाज का इस्तेमाल होगा, तब बाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा कि नाइदर फूड, है ना, नॉर वाटर, ठीक है, बाज अवेलेबल, बाज अवेलेबल, AVAILABLE अवेलेबल इन द होटल, इन द होटल। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, ये भी ज़्यादा टफेस्ट वर्ड नहीं है, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे। कहता है इन्वाइटेड मी टू ऑफ्टन विजिट हिम। अब देखिए इसमें गलती क्या किया है जो समझेंगे, है ना। इसमें जो गलती किया है वो याद रखेंगे कि कुछ खास वर्ड के बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। एक वर्ड याद रख लीजिए जो इसमें आया है, ये है ऑफ्टन। दूसरा है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज हो गया। ऑलवेज के बाद याद रखिएगा सेल्डम, SELDOM, सेल्डम है। सेल्डम के बाद याद रखिएगा नेवर, NEVR, नेवर। नेवर के बाद याद रखिएगा हार्डली। तो ये सारे जो शब्द है ना, इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के बाद होता है। ये सब जो सब्जेक्ट है ना, ये सब वर्ड का प्रयोग होता है, ये यानी शुरू में याद रखिएगा कि इसके पहले सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर ही वर्ब होगा। यानी इन सारे शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले होता है, एकदम पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए ऑफ्टन यहाँ लिखा है, जो गलती है इसको होना चाहिए था यहाँ पे, यानी इसको जब आप सही करेंगे तो हो जाएगा ही, है ना, ही है, ही के बाद हो जाएगा ऑफ्टन, OFTN, ऑफ्टन। इन्वाइटेड मी, INVITED, इन्वाइटेड मी, है ना, इन्वाइटेड मी, ठीक है, टू विजिट हिम। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है समझ में चला आ होगा। ही ऑफ्टन इन्वाइटेड मी, है ना, क्या सही होगा, ही ऑफ्टन इन्वाइटेड मी टू विजिट हिम। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 94 की ओर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, 94 कहता है आई एम सो टायर्ड। याद रखिएगा यदि वाक में, ये नरेशन वाला धंधा है, नरेशन में आपको पता है, सॉरी रिमूव टू का क्वेश्चन है ये। रिमूव टू आपको समझ में आता होगा ना। यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि अगर 2 गो टू रहे, एक TOO रहे और दूसरा TO2 रहे, तो TOO जो है बदलता है सो में, और ये दूसरा जो टू है वो क्या में बदलता है, वो बदलता है डैट में। क्या में बदलता है, डैट में। तो यहाँ पर ये टू को तो शो किया है, बिल्कुल सही है। तो पहला शो के बाद दूसरा शो का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि डैट का इस्तेमाल होगा। तो हो जाएगा कि आई एम सो टायर्ड, है ना। देखिए सो है, सो के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद तुरंत डैट का इस्तेमाल होता है, डैट, और जो सब्जेक्ट है वो रह जाएगा आई कैन नॉट वॉक मोर। समझ में आ रही बात। मैं इतना ज़्यादा थका हूँ, मैं इतना थका हूँ कि मैं अब ज़्यादा टहल नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट आपको क्वेश्चन नंबर 94 भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है 95। देखिए 95 क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग बेयर यू वेटिंग व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। तो याद रखिएगा पास्ट ऑफ द पास्ट क्या है, अगर पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना का बोध हो तो है ना, यानी कोई घटना पास्ट है, पास्ट में हुआ, और पास्ट के पहले कोई घटना अगर घट जाए तो वो जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसको हम बोलते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखिए हाउ लॉन्ग बेयर यू वेटिंग व्हेन द बस फाइनली अराइव। देखिए ये बस जो है जब फाइनली पहुँच गया, उसके पहले की घटना है, तो जब उसके पहले की घटना है तो हाउ लॉन्ग बेयर यू वेटिंग जो लिखा है ये बिल्कुल गलती है। यहाँ पर यदि इसको सही करेंगे तो हो जाएगा कि हाउ लॉन्ग, ये तो सही है। बेयर के जगह पर जब बोलने बताया कि भाई ये पास्ट है तो पास्ट के पहले वाली घटना है, तो यहाँ पर हैड का इस्तेमाल होना चाहिए, हैड हो जाएगा। उसके बाद यू तो रहेगा, जैसे ही हैड आ गया तो यहाँ पर वेटिंग नहीं बल्कि वेटेड हो जाएगा। वेटेड व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड। तो जब पास्ट ऑफ द पास्ट का बाक रहे, है ना, यानी पास्ट टेंस के पहले कोई घटना घटे। देखिए इसके पहले के है ना, हाउ लॉन्ग वेर यू वेटिंग, आप कब से इंतजार कर रहे थे, व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड, जबकि बस बहुत पहले ही पहुंचे। देखिए तो बस पहुंचने के पहले इंतजार कर रहे थे ना, यानी ये घटना हो, बस आने के पहले की घटना है, पहुंचने के पहले की घटना है, तो ये पास्ट ऑफ द पास्ट का बाक है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। तो हाउ लॉन्ग हैड यू वेटेड अगर लिखा हुआ होता तो बाक जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो चलिए मैंने इसको करेक्शंस कर दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, और जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे का सलूशन मैं लेकर आऊँगा। और सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एसएससी वालों को ही बताऊँगा, मैं बैंक वालों के लिए भी मैं लेकर आ रहा हूँ। और भी जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैं सारे को डिस्क्रिप्शन के साथ। और इतना ही नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही हमारे पास सब्सक्राइबरों की संख्या पूरी हो जाएगी, क्योंकि देखिए मैं अभी तक वो अपने पहला जो है टारगेट है मैं उसको मैं अभी तक वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि आप लोगों का सहयोग मुझे भरपूर मिल रहा है, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर से लेकर के मैं कुछ ही दिनों में 700 सब्सक्राइबर तक पहुंचा हूं, और मेरे को मात्र 300 सब्सक्राइबर की और आवश्यकता है। और मैं जानता हूं कि यदि आपका मुझे सहयोग रहा तो मैं उसे जल्द ही मैं उस टारगेट को पूरा कर लूँगा, और उसके बाद जो आपका सपना है मैं उसे पूरा करने का कोशिश करूँगा। और मैंने आपको बताया ना कि जब वो समय आएगी, वो घड़ी आएगी, तो मैं आपके लिए ग्रामर सेक्शन भी, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा देर का नहीं है। मुश्किल से 8 से 10 घंटे में पूरा ग्रामर को जो है समाप्त किया जा सकता है, जो खास करके जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, और जैसे ही हमारे टारगेट पूरा होते हैं तो मैं भरसक कोशिश करूँगा कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आपकी मदद करूँ। और एक बात है, और जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने 95 क्वेश्चन बताया है, और अगर आप चाहते हैं कि इस 95 क्वेश्चंस को हार्ड कॉपी में लेना, तो देखिए मेरे नीचे जो मेरा जो स्क्रीन चल रहा है ना, जहाँ पर आप देख रहे हैं, देखेंगे नीचे में एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है। उस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, और उस नंबर पर संपर्क करने के बाद मैं आपको ये सारे प्रश्न जो है फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं, जो इसके नॉर्मल चार्जेस होंगे वो मैं ले करके वो मैं आपको दे दूँगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।